आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सर्किल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए तो बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको थ्योरी वाली बुक्स चाहिए तो थ्योरी वाली बुक भी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। उसी तरह से एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी करने के लिए भी क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स या थ्योरी वाली बुक आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी का आप भी हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सर्कल का 2024 का ये पीएसए का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ पोस्ट कार्ड इज। पोस्ट कार्ड के मानक आयाम क्या होते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 140 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर या 14 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होते हैं। एन आर्टिकल इंटेंडेड फॉर अ रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड। पंजीकरण हेतु इच्छित लेख को कहाँ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो किसी भी डाक वस्तु की अगर रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं, उस डाक वस्तु को डाक घर की विंडो पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एन आर्टिकल इंटेंडेड फॉर अ रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। कि किसी भी डाक वस्तु की अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पंजीकरण करना चाहते हैं, उस डाक वस्तु को पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रिसिप्ट विल be given to person who presents an article for a registration at the post office window during the hours prescribed for posting registered articles। तो पंजीकृत डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए निर्धारित घंटों के दौरान जब किसी व्यक्ति द्वारा पोस्ट ऑफिस विंडो पर कोई आर्टिकल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उस आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन के बाद उस व्यक्ति को जो आर्टिकल प्रस्तुत करता है एक रिसिप्ट दी जाती है, रसीद दी जाती है। वैल्यू पेएबल फीस फॉर वैल्यू पेएबल आर्टिकल अप टू ₹20 20 रुपये तक के मूल्यदेय वस्तु की मूल्यदेय शुल्क क्या लगेगा? कोई भी वीपी आर्टिकल अगर आप भेजते हैं और उसका प्राइस 20 रुपये है, यानी कि 20 रुपये प्राप्तकर्ता से एकत्र करके यदि प्रेषक को भेजे जाने हैं तो उसके लिए कितने चार्जेस लगेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसके ऊपर 2 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो वैल्यू पेएबल आर्टिकल, हालांकि ये सीओडी के साथ मर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो वीपी आर्टिकल्स के ऊपर किस तरह से चार्जेस लिए जाते हैं? 20 रुपये तक के वीपी आर्टिकल पर 2 रुपये लिए जाएंगे। 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक के वीपी आर्टिकल पर 3 रुपये और उसी तरह से 50 रुपये से अधिक वैल्यू वीपी आर्टिकल के मामले में 5 रुपये वीपी फीस के रूप में लिए जाएंगे। मैक्सिमम टैक्सेशन अमाउंट फॉर अनपेड और पार्शली पेड आर्टिकल इज। अवैतनिक या आंशिक रूप से भुगतान किए गए लेख के लिए न्यूनतम कराधान राशि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। 1 रुपया न्यूनतम लिया जाता है। जब भी कोई आप आर्टिकल भेजते हैं और उसके ऊपर चार्जेस का भुगतान नहीं करते हैं या चार्जेस का आधा अधूरा भुगतान करके उसे भेजते हैं तो उसके ऊपर मिनिमम आपसे 1 रुपया लिया जाएगा। The minimum taxation amount for unpaid or partially paid postal article is ₹1 if the postage fees is not prepaid or is insufficiently prepaid. Double the prepaid rate will be charged, but with a minimum of ₹1। तो जब भी कोई आर्टिकल आप भेजते हैं डाक के माध्यम से, अगर उसके पोस्टेज चार्जेस का भुगतान नहीं करते हैं या आधे अधूरे चार्जेस का भुगतान करते हैं तो वितरण के समय डाक शुल्क से दोगुने शुल्क वसूल किए जाते हैं। और ये जो दोगुने शुल्क आपसे वसूल किए जाएंगे कम से कम 1 रुपया होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 50 पैसे की राशि है तो वो एकत्र की जाएगी, कि मान लीजिए आपने 20 पैसे कम दिए थे तो आपसे 40 पैसे एकत्र किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, कम से कम आपसे 1 रुपया तो वसूल किया ही जाएगा।
रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी टू द आर्टिकल्स। किस प्रकार के डाक लेखों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजेंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। कौन कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है? एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम्स इन वेट। कोई भी पार्सल है अगर उसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी। एनी इंश्योर्ड आर्टिकल, कोई भी बीमित वस्तु है, कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल अगर आप भेजते हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? कंपल्सरी होती है। एनी पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर इट्स कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। अगर पार्सल को किसी ऐसे स्थान के लिए संबोधित किया जाता है जहां को पार्सल भेजने के लिए सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता होती है तो उस पार्सल की भी रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर कोई आर्टिकल है जिसमें ये सारी चीज़ें हो, कोई आर्टिकल है जिसके कवर के ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा हो, कोई पंजीकृत डाक वस्तु है जिसे वितरण के बाद दोबारा से पोस्ट किया जाए, या कोई भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल है, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीस फॉर रिकॉलिंग इनलैंड आर्टिकल इज। अंतर्देशीय वस्तु को वापस मंगाने का क्या शुल्क है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी जब आर्टिकल आप भेजते हैं तो उसको अगर डाक से वापस बुलाना चाहते हैं तो कितने पैसे लगते हैं? तो फीस फॉर रिकॉल एन आर्टिकल इज 6 रुपीज़ फॉर एन इनलैंड आर्टिकल। डोमेस्टिक आर्टिकल या घरेलू डाक वस्तुओं के लिए रिकॉल फीस 6 रुपये है। ₹30 फॉर फॉरेन आर्टिकल्स, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के लिए या विदेशी लेखों के लिए रिकॉल फीस 30 रुपये है। फीस इज पेएबल इन शेप ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। रिकॉल करने के लिए दी जाने वाली फीस डाक टिकटों के रूप में दी जाएगी एंड डिफेस्ड बाय काउंटर पोस्टल असिस्टेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। और जब भी किसी आर्टिकल को वापस बुलाने के लिए आप आवेदन करते हैं तो उसकी जो फीस है वो डाक टिकटों के रूप में दी जाएगी, और जब आप आवेदन डाकघर में प्रस्तुत करते हैं तो काउंटर पोस्टल असिस्टेंट के द्वारा उन डाक टिकटों को विरूपित कर दिया जाता है, डिफेस कर दिया जाता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। मेल सार को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? एक मेल्स, दूसरा बैग्स। इनको भी आगे बांटा जाता है। एक साइड रिसिप्ट्स आती हैं, इनके प्राप्तियां, और दूसरी साइड डिस्पैचेस या प्रेषण के बारे में बताया होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। 1 फरवरी 1884 को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। इट स्टार्टेड एज अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द पोस्टल एम्प्लॉयज। अब जब इसकी शुरुआत हुई तो क्यों हुई? डाक कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई। सिर्फ डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए इसकी शुरुआत हुई, बाकी कोई इसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इन 1888, और 1888 में टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए इसे एक्सटेंड किया गया, यानी कि टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज भी फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले सकते थे। और फिर भी देखिए 1894 में क्या हुआ? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की फीमेल एम्प्लॉयज के लिए बढ़ाया गया। इसका मतलब जब इसकी शुरुआत हुई 1884 में, तब ये सिर्फ मेल एम्प्लॉयज के लिए थी, फीमेल एम्प्लॉयज के लिए नहीं थी। 1888 में जब इसे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए बढ़ाया गया तब भी ये मेल एम्प्लॉयज के लिए ही थी। बाद में 1894 में इसे फीमेल एम्प्लॉयज के लिए भी बढ़ाया गया। इट इज द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरर इन दी कंट्री, और भारत में सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है। 10 years रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज नोन एज। 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। इसे ग्राम प्रिया कहा जाता है। ग्राम प्रिया एक शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम है। किसके लिए? रूरल पॉपुलेशन के लिए, जो ग्रामीण आबादी है उसके लिए अल्पकालिक धन वापसी योजना है।
हु कैन ओपन अ एनपीएस अकाउंट अंडर ऑल सिटीजन्स मॉडल। अखिल नागरिक मॉडल के तहत एनपीएस खाता कौन खोल सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी आवेदक जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में होगी वो एनपीएस का खाता ओपन कर सकता है। अंडर दी ऑल सिटीजन मॉडल ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम एनी इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स कैन ओपन एन अकाउंट प्रोवाइडेड दे आर बिटवीन एजेस ऑफ 18 टू 70 ईयर। वित्त मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अखिल नागरिक मॉडल के तहत कोई भी निवासी या गैर निवासी, यानी कि कोई भारत में रहता है या भारत में नहीं रहता है, वो भारत का निवासी अगर है तो वो क्या कर सकता है? एनपीएस के तहत अपना खाता ओपन कर सकता है। उसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कौन से फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है? MS-11 के ऊपर इसे बनाया जाता है। इसको जारी कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर दिया जाएगा डिविजनल सुपरिटेंडेंट के द्वारा इसे जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसको तैयार कौन करता है? एक तो हो जाएगा जारी कौन करता है, इसको पहले शुरुआत में तैयार कौन करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय, शुरुआत में से तैयार कौन करता है? इन ऑफिस वेयर देयर आर वन और मोर असिस्टेंट्स, ऐसा कार्यालय जहां पर एक से ज़्यादा सहायक होते हैं। पोस्ट मास्टर शुड सबमिट अ मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फॉर अप्रूवल ऑफ द सुपरिटेंडेंट अ मेमोरेंडम इन फॉर्म MS-11। तो ऐसे कार्यालय जहां पर एक से ज़्यादा सहायक होते हैं वहां पर मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अप्रूवल के लिए पोस्ट मास्टर द्वारा सुपरिटेंडेंट के पास सबमिट किया जाता है। यानी कि शुरुआत में ये पोस्ट मास्टर द्वारा तैयार किया जाता है, पोस्ट मास्टर इसको तैयार करके अप्रूवल के लिए सुपरिटेंडेंट के पास भेजता है। यानी कि फाइनली मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किसके द्वारा जारी किया जाएगा? सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किया जाएगा। मेमोरेंडम विल कंटेन द डेजिग्नेशंस ऑफ द ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन ईच ब्रांच ऑफ हिज ऑफिस। पोस्ट मास्टर के कार्यालय की प्रत्येक शाखा में कार्यरत जितने भी अधिकारी होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उनके डेजिग्नेशन या पदनाम इस मेमोरेंडम में होते हैं। फिर उसके बाद द आवर्स ऑफ देयर अटेंडेंस, उनकी उपस्थिति के घंटे और उनको क्या काम दिया गया है, ये सारी चीज़ों को पोस्ट मास्टर के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में मेंशन किया जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर ऑन फॉर्म S-37 विल मेंटेन बाई, फॉर्म S-37 पर उपस्थिति रजिस्टर किसके द्वारा बनाकर रखा जाता है? एवरी पोस्ट ऑफिस हैविंग मोर देन वन क्लर्क, प्रत्येक डाकघर, प्रत्येक पोस्ट ऑफिस जिसमें एक से ज़्यादा क्लरिकल स्टाफ होगा उसके द्वारा अटेंडेंस रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। इन लार्ज ऑफिसेस अ सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर में बी मेंटेन्ड फॉर ईच ब्रांच एंड फॉर पोस्टमैन एंड क्लास 4th स्टाफ। अब बड़े कार्यालय वहाँ पर क्या हो सकता है? प्रत्येक शाखा के लिए, डाकियों के लिए और 4th श्रेणी के स्टाफ के लिए अलग अलग अटेंडेंस रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। A few minutes after the hour fixed for the opening of the branch or office, कार्यालय या शाखा खुलने के लिए जो भी समय निर्धारित किया है उस समय से कुछ मिनट के बाद रजिस्टर विल बी एग्जामाइंड बाय द पोस्ट मास्टर और अदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ब्रांच। तो इस रजिस्टर की पोस्ट मास्टर के द्वारा या शाखा के अन्य प्रभारी अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और इसके ऊपर वो हस्ताक्षर करते हैं। इन द केस ऑफ स्टाफ ऑन स्प्लिट ड्यूटी अटेंडेंस इन रजिस्टर विल बी मार्क्ड ट्वाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा स्टाफ, ऐसे कर्मचारी जो विभाजित ड्यूटी पर कार्यरत होते हैं, जैसे कि वो पहले सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक काम करेंगे, फिर 2 बजे से लेके 8 बजे तक काम करेंगे, जिनकी इस तरह से स्प्लिट ड्यूटी होती है, ऐसे कर्मचारियों को इस अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी हाजिरी 2 बार लगानी होती है और ये बहुत बार पूछा जाता है। Village sorting list in form M52 will be prepared and supplied to each office by form M52 पर ग्राम छंटाई सूची तैयार की जाएगी और प्रत्येक कार्यालय को किसके द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट सब डिविजनल हेड के द्वारा तैयार करके प्रत्येक कार्यालय को आपूर्ति की जाती है। A village sorting list in form M52
will be prepared and supplied to each office by the sub divisional inspectors direct. फॉर्म एम 52 में ग्राम छंटाई सूची तैयार की जाएगी तथा उपमंडल निरीक्षक द्वारा सीधे प्रत्येक कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाती है। 2-3 पॉइंट, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट कौन से फॉर्म के ऊपर बनती है? एम 52 के ऊपर बनती है। कौन इसको तैयार करता है? सब डिविजनल हेड इसको तैयार करता है और प्रत्येक कार्यालय को डायरेक्टली इसकी आपूर्ति करता है। फिर उसके बाद एन ऑफिस टू विच विलेज पोस्टमैन आर अटैच्ड, ऐसे कार्यालय जिनके साथ विलेज पोस्टमैन या ग्रामीण डाकिये जुड़े हुए हों, विल आल्सो रिसीव फ्रॉम दी सब डिविजनल इंस्पेक्टर अ कॉपी ऑफ अ रूट लिस्ट। तो ऐसे कार्यालय, ऐसे ऑफिस जिनके साथ विलेज पोस्टमैन भी जुड़े होते हैं, उनको सब डिविजनल इंस्पेक्टर से एक तो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट प्राप्त होगी और इसके साथ उन्हें रूट लिस्ट की एक कॉपी भी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट चीज, रूट लिस्ट कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है? एम 53 के ऊपर इसको बनाया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट एज वेल एज द कॉपीज ऑफ रूट लिस्ट एंड वीट मैप शुड बी हंग अप इन द पोस्ट ऑफिस नियर द सब अकाउंट क्लर्क टेबल। अब देखो ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन जुड़े होते हैं। तो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट और इसके अलावा अगर किसी कार्यालय को रूट लिस्ट या वीट मैप दिए जाते हैं, इनको कहाँ पर ऑफिस में टांगा जाता है? सब अकाउंट क्लर्क के टेबल के पास टांगा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस फॉर ईच सब ऑफिस विल बी फिक्स्ड बाई। प्रत्येक सब ऑफिस के लिए न्यूनतम और अधिकतम नकद शेष राशि किसके द्वारा तय की जाती है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी की जाती है। द मीमो ऑफ ऑथराइज्ड बैलेंसेस, मीमो ऑफ ऑथराइज्ड बैलेंसेस की किसी भी डाक घर के पास मैक्सिमम कितना बैलेंस होगा, किसी भी उप डाक घर को अपने पास अधिकतम कितनी संख्या में कैश बैलेंस रखना है या मिनिमम उनके पास कैश बैलेंस क्या होगा? तो ये जो मीमो होती है ऑथराइज्ड बैलेंसेस की PA 14S फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है, जो कि सुपरिटेंडेंट से प्राप्त की जाती है। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल, तो नॉमिनल रोल एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, तो इसको परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से संरक्षित करके रखा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेशंस और कंप्लेंट बुक कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है? MS 94 के ऊपर इसको बनाया जाता है। विल बी केप्ट बाई, सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका MS 94 पर किसके द्वारा रखी जाती है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, सभी डाक घरों के द्वारा सजेशंस और कंप्लेंट बुक का रखरखाव किया जाता है। इट विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक विदाउट देयर आस्किंग फॉर इट टू रिकॉर्ड एनी कंप्लेंट्स और सजेशंस रिगार्डिंग एनी सर्विस मैटर। तो ये पुस्तक कौन सी पुस्तक? सुझाव और शिकायत पुस्तक आम लोगों को बिना मांगे उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो किसी भी सेवा मामले में संबंधित शिकायत या सुझाव इस पर दर्ज कर सकें। और जो हेड ऑफ ऑफिस होता है, कार्यालय का प्रमुख होता है, उसे दिन के अंत में इस बुक की जांच करनी चाहिए। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस फॉर पोस्ट ऑफिस शुड बी सप्लाइड बाई, डाक घरों के लिए कारोबार के घंटों की सूचना किसके द्वारा दी जाती है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ द डिवीजन के द्वारा दी जाती है। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस शोज द आवर्स फिक्स्ड फॉर द डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स एंड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विद द पब्लिक। अब ये जो नोटिस है बिजनेस आवर्स का या काम काज के घंटों की सूचना है, ये क्या चीज को दर्शाती है? ये उन घंटों को दर्शाती है जिनके दौरान डाक का वितरण किया जाता है या प्रेषण किया जाता है, और साथ में किन घंटों के दौरान पब्लिक के साथ, लोगों के साथ लेन देन किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन की जाती है, व्यावसायिक लेन देन होता है। इन सारी चीजों को नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स में दर्शाया जाता है। In the case of head office and important sub offices, 2 notices are available.
हेड ऑफिस के मामले में, और महत्वपूर्ण उप डाक घरों के मामले में इस तरह के 2 नोटिस उपलब्ध होते हैं। एक नोटिस क्या दर्शाता है, आवर्स ऑफ डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल, डाक के वितरण का समय और डाक के प्रेषण का समय, और ये कौन से फॉर्म के ऊपर बनता है, नोटिस M12 फॉर्म के ऊपर बनता है। और उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे नोटिस की, तो वो क्या दर्शाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन विद पब्लिक, कौन से घंटों के दौरान लोगों के साथ व्यावसायिक लेन देन किया जाएगा, और ये नोटिस M6A फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है। और अगर हम बात करें लेस इंपॉर्टेंट सब ऑफिस की, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उप डाक घर नहीं है, उनके पास कंसोलिडेटेड सिंगल नोटिस होता है M6 के ऊपर, जो कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा दिया जाता है। और अगर हम बात करें ब्रांच ऑफिस की, द इंस्पेक्टर कंसर्न्ड विल सप्लाई द नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस फॉर बीओस, शाखा डाक घरों को ये काम काज के घंटों की सूचना किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, सब डिविजनल हेड यानी कि इंस्पेक्टर के द्वारा, और कौन से फॉर्म के ऊपर, M6C फॉर्म के ऊपर। When a VP article is redirected, intimation should be served to, जब कोई VP लेख पुनः निर्देशित किया जाता है तो इसकी सूचना किसको दी जाएगी, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को दी जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब आपने अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तब भी आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिला होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम 6 के पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन है, और वॉल्यूम 6 पार्ट 2 हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में 4-5 क्वेश्चन वॉल्यूम 6 पार्ट 2 के पूछे हुए हैं। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम ज़रूर कर लेंगे कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो वो आपके गलत ना हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको मेरिट में आगे लेके जाते हैं। आगे चलते हैं, डिलीवरी वीट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाई, हालांकि ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है, नहीं किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ये भी वॉल्यूम 6 पार्ट 2 का क्वेश्चन है। जो डिलीवरी वीट लिस्ट होती है उसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है, संबंधित डाक घर के पोस्ट मास्टर द्वारा डिलीवरी वीट लिस्ट तैयार की जाती है। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रखरखाव कौन से फॉर्म पर किया जाता है, करेक्ट आंसर यह आ जाएगा MS32 के ऊपर किया जाता है। अब बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में विद द सैंक्शन ऑफ सुपरिटेंडेंट वी केप्ट इन डिलीवरी डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के लिए किसकी सैंक्शन की जरूरत होगी, सुपरिटेंडेंट की सैंक्शन की जरूरत होती है। सुपरिटेंडेंट की सैंक्शन के साथ बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। अब कहां पे किया जाता है, इन द डिलीवरी डिपार्टमेंट ऑफ एनी हेड और सब ऑफिस, किसी भी उप डाक घर या हेड पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी डिपार्टमेंट या वितरण विभाग में इसका रखरखाव किया जाता है। क्यों रखरखाव किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस टू द पोस्टमैन, ताकि डाकिए को प्राप्तकर्ता के निर्देशों के बारे में बताया जा सके। तो जो भी प्राप्तकर्ता के निर्देश होते हैं अपनी डाक वस्तुओं के संबंध में, वो संबंधित डाकिए को कम्युनिकेट करने के लिए बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। An aerogram should not weight more than, एक एरोग्राम का वजन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। MO इशू जर्नल, ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट दोनों में बनाया जाता है ज़रूरत के हिसाब से, और ये क्वेश्चन भी कहाँ पे मिलेगा, वॉल्यूम 6 के पार्ट 2 में मिलेगा। The round and oblong money order stamp must always remain under lock and key in personal custody of, राउंड और ओब्लोंग मनी ऑर्डर स्टैंप को हमेशा ताला और चाबी के तहत किसकी निजी अभिरक्षा में रखना चाहिए, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, पोस्ट मास्टर की निजी अभिरक्षा में रखना चाहिए। द राउंड एंड ओब्लोंग मनी ऑर्डर स्टैंप्स, the postmaster's unpaid stamp, insurance seal and date and other movable types of false stamps, किस किस चीज़ की बात की है, राउंड ओब्लोंग मनी ऑर्डर स्टैंप, पोस्ट मास्टर की अनपेड वाली स्टैंप, इंश्योरेंस सील, उसके बाद ऐसी मोहरों या सीलों के हिस्से जो उपयोग में नहीं है, क्या मोहरों और सीलों के हिस्से जो वास्तव में उपयोग में नहीं है, तो इन सब को क्या किया जाता है, इनको पोस्ट मास्टर के पोजेशन में या कब्जे में रखा जाता है, जो कि इनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहता है।
इन आईटी प्रोजेक्ट एनआई रेफर्स टू, आईटी परियोजना में एनआई का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा नेटवर्क इंटीग्रेटर। विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग इन सीएसआई एप्लीकेशन, सीएसआई एप्लीकेशन में लेखांकन के लिए कौन से मॉड्यूल का यूज किया जाता है? एफ एंड ए मॉड्यूल का यूज किया जाता है। 25 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फाइनेंस एंड अकाउंट मॉड्यूल का यूज किया जाता है। द पीरियड ऑफ करेंसी ऑफ आईपीओ विद सेकंड कमीशन, द्वितीय कमीशन के साथ आईपीओ की अवधि की बात करें, पीरियड ऑफ करेंसी मुद्रा अवधि क्या रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 36 मंथ्स रहती है। द postal orders presented within 24 months from the last day of the month of issue are encashable without second commission, जारी होने वाले महीने के अंतिम दिन से 24 महीने के भीतर प्रस्तुत किए गए पोस्टल ऑर्डर बिना दूसरे कमीशन के एनकैश किए जा सकते हैं। कोई भी पोस्टल ऑर्डर अगर आप लेते हैं जिस महीने में इनको जारी किया जाता है, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जिस महीने में इनको जारी किया जाता है उसके लास्ट दिन से अगर 24 महीने के भीतर आप इनको प्रस्तुत करते हैं बिना दूसरे कमीशन के, इनको एनकैश किया जाएगा। दूसरी बात, वेयर पोस्टल ऑर्डर इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जिस महीने में पोस्टल ऑर्डर जारी किए गए थे उसके लास्ट दिन से अगर 24 महीने के भीतर आप इनको भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं, second commission shall be charged which shall be paid in postage stamps affixed to back of postal order, तो इनके ऊपर दूसरा कमीशन लिया जाएगा। दूसरे कमीशन का भुगतान डाक टिकटों के रूप में करना होगा और ये डाक टिकट पोस्टल ऑर्डर के बैक यानी कि पीछे वाली साइड चिपकाए जाते हैं, या कैश रिसिप्ट के माध्यम से भी आप सेकंड कमीशन का भुगतान कर सकते हैं। The purchaser of a postal order shall within 24 months from the last day of the month of issue be entitled to obtain a repayment of its value, कोई भी परचेजर यानी कि जिसने आईपीओ खरीदे हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीदे हैं, जिस महीने में वो इनको खरीदता है उसके लास्ट दिन से 24 महीने के भीतर अगर वो क्या करता है, इनको एनकैश करने के लिए प्रस्तुत करता है बिना दूसरे कमीशन के, इनको एनकैश कर दिया जाएगा। इसके लिए उसे पोस्टल ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर के काउंटर फॉइल पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने होंगे। कौन से पोस्ट ऑफिस में? जहां से उसने उन पोस्टल ऑर्डर्स को खरीदा था। और अगर वो 24 महीने के बाद लेकिन 36 महीने के 36 मंथ्स के भीतर आपके आईपीओ को प्रस्तुत करता है एनकैश करने के लिए, तो इसके लिए उसको सेकंड कमीशन का भुगतान करना होगा, डाक टिकटों के रूप में या कैश रिसिप्ट के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। द पोस्ट ऑफिस इज क्लासिफाइड इनटू, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में डाक घरों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? प्रॉफिट सेंटर, फंड सेंटर और कोस्ट सेंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कितने कितने डिजिट किनकी आईडीज होती हैं वो हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से किया हुआ है। वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल मार्क्ड पोस्ट रेस्टेंट इज केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित मूल्य डाक वस्तु को कितनी अवधि के लिए डाकघर में रोक कर रखा जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी कोई पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा जाता है, अगर वो वैल्यू पेएबल आर्टिकल नहीं है तो उसे 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा, और अगर वैल्यू पेएबल आर्टिकल है तो उसे 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। इनलैंड लेटर कार्ड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन विद इन, अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग किसके भीतर संचार के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा इंडिया ओनली। तो इनलैंड लेटर कार्ड या अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग सिर्फ भारत के भीतर प्रसारण के लिए किया जाता है। इसके अलावा भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इन 3 देशों को भी आप आईएलसी भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य देश को अगर आप आईएलसी भेजते हैं तो उसको लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। द स्टैम्प इम्प्रेस्ड ऑन मनी ऑर्डर फॉर्म रिसीव्ड फॉर पेमेंट इज, भुगतान हेतु प्राप्त मनी ऑर्डर फॉर्म पर कौन सी स्टैंप लगाई जाएगी? ये भी वॉल्यूम 6 पार्ट 2 का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर भी आ जाएगा राउंड मनी ऑर्डर स्टैंप उसके ऊपर लगाई जाती है। लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज इशूड बाई, पंजीकृत समाचार पत्र के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा जारी किया जाता है। प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर
wishing to adopt the system of registration for such newspaper should address the head of division. कोई भी प्रोप्राइटर यानी कि कोई भी समाचार पत्र का स्वामी, प्रबंधक या प्रकाशक अपने न्यूज़पेपर के लिए पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, जिस डिवीज़न में उस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता है उस डिवीज़न के हेड को यानी कि सुपरिटेंडेंट को इस चीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद जब वो आवेदन करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसको एक प्रिंटेड फॉर्म एप्लीकेशन दी जाएगी, उसको आवेदन करने के लिए एक मुद्रित प्रपत्र दिया जाएगा जिसके ऊपर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भरी जाएगी और साथ में उसे एक कॉपी भी न्यूज़पेपर की फॉरवर्ड करनी होगी। ठीक है, तो आपने पढ़ लेना है किस तरह से एप्लीकेशन इसके लिए आवेदन किया जाता है। आगे चलते हैं। स्टेट द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट टर्म एंड लिमिट। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते की अवधि और सीमा के बारे में बताएं। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता 5 वर्ष की अवधि के लिए खुलता है और मैक्सिमम इसमें आप 30 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफॉल्ट्स आर अलाउड अंडर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती जमा खाते के अंतर्गत कितनी बार चूक की अनुमति है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। मैक्सिमम 4 टाइम इसमें आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। इफ सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इज नॉट मेड अप टू द प्रेस्क्राइब्ड डे फॉर अ मंथ। अब ये सब्सिक्वेंट डिपॉजिट क्या होता है, एक होता है जब आप खाता खोलते हैं शुरुआत में एक बार आपने जमा कर दिया, फिर उसके बाद जो भी आप इसमें जमा करेंगे उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट डिपॉजिट। अगर किसी महीने के निर्धारित दिन तक आप उसमें सब्सिक्वेंट डिपॉजिट नहीं करते हैं आरडी खाते में, और डिफॉल्ट इज चार्ज्ड फॉर ईच डिफॉल्टेड मंथ, तो जितने मंथ के लिए आप जमा नहीं करते हैं निर्धारित दिन तक तो उसमें आपसे क्या लिया जाएगा, डिफॉल्ट लिया जाता है। तो 100 रुपए की डिनोमिनेशन के लिए 1 रुपया आपसे लिया जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपए का आरडी का खाता है और 1 महीने आपने उसमें जमा नहीं किया, या फिर मान लीजिए 15 तारीख से पहले खाता ओपन किया तो 15 तारीख से पहले अगर जमा नहीं किया तो 1 रुपया डिफॉल्ट फीस के रूप में लिया जाएगा। 1000 रुपए का खाता है तो 10 रुपये, यानी कि 100 रुपए के डिनोमिनेशन के लिए 1 रुपया लिया जाएगा। फिर if any RD account there is a monthly default, the depositor has to first pay the defaulted monthly deposit with default fees and then pay the current month deposit। अब जब भी कोई RD खाते में डिफॉल्ट हो जाता है तो जो डिफॉल्टेड मंथ होगा पहले उसके लिए डिपॉजिट करना होगा, फिर उसके बाद अगले मंथ के लिए या करंट मंथ के लिए जमा होगा। फिर जब 4 रेगुलर डिफॉल्ट्स हो जाएंगे, मतलब आपने आरडी खाता ओपन कर लिया मेरी तरह से 100 रुपये का और आप उसमें 4 महीने पैसे ही नहीं जमा कर पाए, अब ऐसा खाता क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। लेकिन इस तरह के डिसकंटिन्यूड खाते को आप क्या कर सकते हैं, 4th डिफॉल्ट होने के 2 महीने के भीतर रिवाइव कर सकते हैं। यानी आपके पास ये ऑप्शन है कि 4 आपने रेगुलर उसमें प्रीमियम नहीं दिए तो उस खाते को क्या किया जाएगा, डिसकंटिन्यूड कर दिया जाएगा। अब वो डिसकंटिन्यू खाता जब हो जाएगा 4th डिफॉल्ट के बाद, तो 4th डिफॉल्ट के 2 महीने के भीतर आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवाइव नहीं करते हैं तो फर्दर उसमें कोई भी डिपॉजिट नहीं किया जाएगा, वो परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ट्रायल कार्ड्स आर, ट्रायल कार्ड क्या होते हैं। करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, ट्रायल कार्ड इज सर्विस पोस्ट कार्ड। और जो पीए की तैयारी कर रहे हैं वो भी भाई, पहले तो मैं ये बोलता था कि एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पोस्टमैन की करो, पोस्टमैन की कर रहे हैं तो पीए की करो, पीए की तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस पोस्टमैन की भी तैयारी करो। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पेपर में देखा है कि पोस्टमैन के सिलेबस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेड पोस्टमैन के बारे में पूछा गया है। फिर आज यहाँ पे ट्रायल कार्ड के बारे में आ गया, ट्रायल नोट्स के बारे में पूछा होता तब तो वो हम मानते पीए के सिलेबस का है। ट्रायल कार्ड वॉल्यूम 5 में आते हैं, वॉल्यूम 5 एमटीएस में आता है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप वॉल्यूम 5 भी कर लेना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना। तो ट्रायल कार्ड्स आर सर्विस पोस्ट कार्ड्स, ट्रायल कार्ड सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं। M26A इनका फॉर्म नंबर है। अब ये क्यों बनाए जाते हैं, क्यों भेजे जाते हैं, विच आर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल रूट्स और द कॉज ऑफ डिटेंशन ऑफ आर्टिकल।
तो ये क्यों बनाए जाते हैं? वैकल्पिक मेल मार्गों के सापेक्ष लाभ या लेखों के अवरोधन का कारण निर्धारित करने के उद्देश्य से इनको भेजा जाता है। यानी कि डाक कहाँ पे रुक रही है, क्यों रुक रही है, तो इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए इनको भेजा जाता है। ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाय दी। ए आदेश ऐसे आदेश होते हैं जो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इनको सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस के डिवीजन द्वारा जारी किया जाता है। ए ऑर्डर्स की बात करें, ए ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाय अ सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट। ये आदेश अधीक्षक आरएमएस द्वारा जारी किए जाते हैं। क्यों जारी किए जाते हैं? छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। बी ऑर्डर्स की बात करें, बी ऑर्डर भी सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किए जाते हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज इन मेल ऑफिसेज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट अल्टरेशन इन सॉर्टिंग लिस्ट। तो छंटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर इसके अलावा मेल ऑफिस में सुपरिटेंडेंट आरएमएस के जितने भी सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ होते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके कर्तव्यों के मार्गदर्शन के लिए इनको जारी किया जाता है। तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आइए चलते हैं। अकाउंट बैग इज यूज्ड बिटवीन। अकाउंट बैग का उपयोग किसके बीच किया जाता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। इसका यूज सब ऑफिस और उसके हेड ऑफिस या अकाउंट ऑफिस के बीच किया जाता है। बैग्स एम्प्टी, बैग्स रिटर्न्ड एम्प्टी टू यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस और पोस्ट ऑफिस आर ट्रीटेड एज। यूनिट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को लौटाए गए खाली थैलों को क्या माना जाता है? 37 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इनको पैकेट बैग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो पैकेट बैग क्या होता है? एक ऐसा बैग जिसमें खाली थैले रख कर यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस या पोस्ट ऑफिस को लौटाए जाते हैं, उनको पैकेट बैग कहा जाता है। मेल ऑफिसेस आर स्टेशनरी ऑफिसेस ऑफ दी। मेल ऑफिस किसके स्थिर कार्यालय होते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेल ऑफिस रेलवे मेल सर्विस के स्थिर कार्यालय होते हैं। अब दो तरह के कार्यालय होते हैं रेलवे मेल सर्विस के, एक स्टेशनरी होते हैं, दूसरे ट्रैवलिंग होते हैं। तो मेल ऑफिस जो वो कैसे हैं? स्टेशनरी, यानी कि एक जगह पे टिक के काम करते हैं। द एब्रीविएशन RLO इज यूज्ड फॉर। संक्षिप्त नाम RLO का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसकी फुल फॉर्म है रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। रिटर्न लेटर ऑफिस मत कर देना, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। सब रिकॉर्ड ऑफिस इज अ यूनिट ऑफ। सब रिकॉर्ड ऑफिस या उप अभिलेख कार्यालय किसकी इकाई है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, आरएमएस डिवीजन की। सब रिकॉर्ड ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस। तो सब रिकॉर्ड ऑफिस भी क्या है? रेलवे मेल सर्विस का स्टेशनरी ऑफिस या स्थिर कार्यालय है। सिचुएटेड एट द सेम स्टेशन एज अ मेल ऑफिस, और ये कहाँ पर स्थित होता है? जहाँ पर मेल ऑफिस होगा वहीं सेम स्टेशन पर सब रिकॉर्ड ऑफिस भी स्थित होता है। वेयर द वर्क पेपर्स ऑफ द मेल ऑफिस एज वेल एज द सेक्शंस। अब ये जो सब रिकॉर्ड ऑफिस होता है करता क्या है? जिस मेल ऑफिस के सेम स्टेशन पर यह स्थित होगा उस मेल ऑफिस के और उसके साथ साथ अनुभागों के कार्यपत्रों को तैयार करता है, उनकी जांच करता है और उनको रिकॉर्ड में रखने का काम भी करता है। इसके साथ अगर मेल ऑफिस या सेक्शन को थैलों की ज़रूरत है, प्रपत्रों या स्टेशनरी की आवश्यकता है, तो उनको ये चीज़ों की आपूर्ति भी करेगा। द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दी। तो डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डायरेक्टर जनरल पोस्ट न्यू दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में है। In franking machine, the impressions of a frank should consist of which two dies? फ्रैंकिंग मशीन में फ्रैंक की छापों में कौन सी दो डाइज शामिल होती हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। फ्रैंक इंप्रेशन में दो डाइज होती हैं, एक वैल्यू डाई और दूसरी लाइसेंस डाई होती है। All articles superscribed to be kept till called for to await arrival are held to fall under the head। सभी वस्तुएं जिन पर क्या लिखा हो, जिन पर टू बी केप्ट टिल कोल्ड फॉर लिखा हो या टू अवेट अराइवल लिखा हो, वो कौन से आर्टिकल होते हैं? वो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। लेटर शुड नॉट वेट मोर देन। एक पत्र का वजन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले कितना हो सकता था? 2 किलोग्राम हो सकता था।
लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर कार्ड्स आर ट्रीटेड एज, पत्र, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड को क्या माना जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इनको फर्स्ट क्लास मेल या प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं माना जाता है। विच आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, कौन से लेख लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जा सकते? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल को। ऐसी डाक वस्तुएं जिनके लिए डाक शुल्क का भुगतान करते समय आप फ्रैंक इंप्रेशन लगाते हैं, उनको आपने पोस्ट करने के लिए डाक घर के काउंटर पर प्रस्तुत करना होता है। अगर आप उनको लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए डालते हैं, उनको अनपेड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। The abbreviation PNOP used for, संक्षिप्त नाम PNOP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इंडिया पोस्ट अलोज फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स अप टू, भारतीय डाक कितने किलोग्राम तक के अंध साहित्य पैकेटों के निशुल्क प्रसारण की अनुमति देता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, मैक्सिमम 7 किलोग्राम तक के ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजे जा सकते हैं। इफ a registered parcel posted at or addressed to a branch post office, it should not exceed its weight more than, यदि पंजीकृत पार्सल किसी शाखा डाक घर में पोस्ट किया जाता है या शाखा डाक घर को भेजा जाता है, तो उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? तो जब भी कोई पार्सल किसी शाखा डाक घर से जुड़ा होगा, उसका मैक्सिमम वेट 10 किलोग्राम हो सकता है अगर वो पंजीकृत है। अपंजीकृत है तो 4 किलोग्राम। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन, एक पंजीकृत समाचार पत्र बड़ी संख्या में अधिकतम कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मैक्सिमम 31 डेज के अंतराल पर यह प्रकाशित होता है। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट डेली बेस रेट फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स अंडर मनरेगा, मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए उच्चतम दैनिक मजदूरी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपने वर्तमान के अनुसार करना है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आएगा 374। द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया गया था? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, 21 जून 2015 को मनाया गया था। विच पब्लिक सेक्टर बैंक होल्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सबसे अधिक अघोषित जमा राशि है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, 21 और 5 वोवल होते हैं। नेम द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, एशिया महाद्वीप। हाउ मेनी साइड्स डज डेकागन हैव, 10 भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 10 का मतलब 10 होता है, तो 10 भुजाएं होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who became the first woman president of India, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। What is a healthy blood pressure limit, स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 58 की हमारे पास सही ऑप्शन बी आ जाएगी, 120/80 mmH जी। आगे चलते हैं, नेम द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्योरिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार अंग का नाम बताएं। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, किडनी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, Which blood group is known as यूनिवर्सल डोनर, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, ओ पॉजिटिव को जाना जाता है। तो ये था हमारे पास महाराष्ट्र सर्किल का PSA का 2024 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए तो आप बुक भी ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं
8627096166 के ऊपर। इसके अलावा थ्योरी वाली बुक्स चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक चाहिए तो भी सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो भी हमें सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत किया पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने की, उस जर्नी में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।